हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं धीरज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल की क्लास में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े थे देखिए, तो उसको रिवाइज करके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने आपको जो है मूलावेश क्या होता है, आवेशन क्या होता है, इसमें आवेशित और अनावेशित वस्तु बताया था। इसके बाद आवेश की परमाणुकता क्या होती है, आवेश की परमाणुकता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे। थोड़ा सा इसको रिवाइज करके तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आवेशन क्या है, मूलावेश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आवेशन देखते हैं। आवेशन का मतलब यह है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाना। जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वह जो है धनावेशित हो जाती है। मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वस्तु ये है, हमने ये एग्जाम्पल देके कल आपको बताया था। तो इस वस्तु से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए यन इलेक्ट्रॉन निकल गए और यन इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे चले गए। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, तो ये वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होती है। तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है। ये चीज हम कल डिस्कस किए थे कल की वीडियो में। आवेशन इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों की ही अहम भूमिका होती है। तो इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं तभी वस्तु जो है धनावेशित होती है, और इलेक्ट्रॉन जो वस्तु ग्रहण करती है वह ऋणावेशित होती है। इस प्रकार से आवेशन हमने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मूलावेश क्या होता है। मूलावेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर किसी वस्तु पर अगर आज करते हैं बच्चों, माफी चाहता हूँ बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, मूल आवेश होती है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम ये होती है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। इसी को मूलावेश कहते हैं। इसका पता मिलिकान ने लगाया था, वैज्ञानिक मिलिकान है, मिलिकान। इन्होंने 1700 माफ कीजिएगा, मुझे सन नहीं ख्याल है। तो मिलिकान ने लगाया था 1700 कुछ ऐसे था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आवेश आवेशन क्या होता है, मूलावेश क्या होता है, हमने बता दिया आपको। इसके बाद आवेश की परमाणुकता की बात होती है। तो आवेश की परमाणुकता को भी रिवाइज कर दे रहे हैं। आवेश की परमाणुकता क्या होती है बच्चे, तो जब किसी वस्तु पर से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये हमेशा पूर्णांक के रूप में जाते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जाते हैं, न कि 1.2, 2.2 इस तरह दशमलव में या भिन्नात्मक रूप में नहीं जाते। तो आवेश की परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार जैसे मान लो कि अगर इस पर से एक इलेक्ट्रॉन गए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गए या दो इलेक्ट्रॉन गए या तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आवेशों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, लेकिन भिन्नात्मक रूप में नहीं होता। तो आवेश की परमाणुकता क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, तो आवेश की परमाणुकता आपको समझ में आ गई, मूलावेश क्या होता है वो समझ में आ गया। अच्छा, मान लो कि यन इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर यन इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। अब हमको अगर आवेश की मात्रा निकालनी हो तो आवेश को हम बताए थे कल आपको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर यन इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए हैं तो आवेश की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, यन गुणे ई, जहाँ ई क्या है, आवेश मूल एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो इसको अगर 1 कूलाम मान लिया जाए, और ई बराबर कल आपको बताए थे 1.6
गुणे 10 घातें 19 कूलाम, यहाँ पर भी लिखे हैं आज भी। तो अगर n का मान निकाले यहाँ से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी एक कूलाम आवेश में, तो ये हो जाएगा 1/1.6, यहाँ भी कूलाम है, गुणे 10 की घातें 19, यही होगा। तो अगर हम इससे भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए से भाग देंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लगभग आपका 10/16 गुणे 10 की घातें 19, ये होगा। मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ, देखेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया, तो इसके आगे जो है इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। 10 लिखा है तो इसमें से एक 10 यहाँ ले लें, तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10 घाते 18। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 16 से 10 में भाग नहीं जाता, इसलिए इसको 100 करना पड़ा। अब भाग देंगे जब, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आपका, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आएगा लगभग 6.25, कितना आएगा 16 छक्का 96, 4, तो 16 दूनी 32, 8, फिर 16 बचे 80, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घाते 18। इतने इलेक्ट्रॉन, ये चूंकि संख्या इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी वैज्ञानिक मिलिकान ने ही बताया था। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों आवेश के संरक्षण के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है भाई, संरक्षण का मतलब आप समझ रहे हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, साथ साथ आप लोग भी लिखते चलें, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद जो है एक विलगित निकाय में या फिर तर्कित निकाय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी निकलती है, यानी दूसरी वस्तु पर जितना दी जाती है उतना इधर जो है धनावेशित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, इस पर से n इलेक्ट्रॉन निकल के गए, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो इस पर से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो इसमें कमी हुई इलेक्ट्रॉनों की, तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ी, और इतना ही यहाँ पर चार चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको ग्रहण किए गए, जब ग्रहण किए गए तो इसकी ऋणात्मकता जो है इतनी बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो ये पुनः क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पालन होता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ये ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश का संरक्षण का नियम है। हमें उम्मीद है आपको कि लिखे हुए ये सब हेडिंग आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि इसके बारे में चर्चा हम कल भी किए थे। मूलावेश, आवेशन, आवेश की परमाणुकता क्या है, आवेश का संरक्षण क्या है, ये चीजें पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, तो इसके बाद आता है कूलाम का नियम। तो अभी पहला पार्ट चल रहा है, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कूलाम का नियम। तो देखेंगे बच्चे कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, साथ साथ आप लोग भी लिखते चले, कूलाम का नियम। तो कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके प्राप्त प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने एक नियम बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके इस कथन को अगर हम लोग गणितीय रूप दें तो इस तरीके से दिया जा सकता है। मान लो कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हो और इन दोनों के बीच की दूरी दो स्थिर बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी को अगर हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करें तो कूलाम के नियम के अनुसार, इनके कथनानुसार क्या कहा जा सकता है, इनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल जो होगा वो Fe बराबर क्या होगा, Fe is directly proportional to Q1 into Q2 and Fe is inversely proportional to square of the distance between two charges। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो ये बन रहा है आपका Fe is directly proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। अब यहाँ पर फिजिक्स में हमेशा आप देखेंगे बच्चों की यह चिन्ह जो समानुपाती होता है इसको हटाने पर कोई न कोई नियतांक जरूर आएगा। तो हम भी यहाँ पर नियतांक लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको कोई भी नियतांक दे सकते हैं, मान लो a लिख दिया तो a Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ आप यहाँ लिख लेंगे जहाँ a एक नियतांक है, जहाँ a एक नियतांक है, इसका मान a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन या 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर जितना होता है। जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है, इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये जिन दोनों के बीच कार्य करने वाला जो बल होगा, विद्युत बल होगा, वह Fe बराबर, इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर a का मान हम यहाँ से रख दें तो ये हो जाएगा आपका Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, इनके कथन को मैं रब कर रहा हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद ऊपर लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। अगर इस समीकरण को हम एक दे दें, इस समीकरण एक को ऊपर लिख दे रहे हैं, स्पष्ट आपको दिखेगा था, तो Fe बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
इस समीकरण 1 हो गया आपका। अब अगर दोनों आवेशों को निर्वात में रख दिया जाए तो निर्वात में रख देने पर क्या होगा, मान लो निर्वात में रखने पर इनके बीच कार्य करने वाला बल एफ ओ से प्रदर्शित करें या एफ नॉट से प्रदर्शित करें, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दे हैं। अब इस समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें अगर, तब क्या होगा, इधर का हो गया होगा आपका, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। भाग देते हैं तो क्या होगा, एफ ई अपान एफ ओ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताना जरूरी है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता कही जाती है। क्या कही जाती है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या कही जाती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, तो निर्वात की विद्युतशीलता है ये। भाग देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ इससे ये कट जा रहा है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट गया आपका, तो क्या बचा है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको हम एक नियतांक के रूप में लिख सकते हैं। मान लो ये नियतांक k है, तो हमें एक समीकरण मिल गया एफ ई अपान एफ नॉट बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू k। जहाँ k एक नियतांक है, इसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। k को क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक परमिटिविटी क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। इससे एक समीकरण मिल रहा है, सॉरी, इससे एक समीकरण मिल रहा है हमको एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 बराबर के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। समीकरण 3 इसको देते हैं, समीकरण 3 देते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में अगर हम एप्सिलॉन का मान रख दें तो हमको कूलाम के नियम का व्यापक नियम प्राप्त हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी लिखना है, भी डेरिवेशन करना है। तो समीकरण 3 से एप्सिलॉन का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं मिटा रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, तो रख दें समीकरण 3 से समीकरण 1 में एप्सिलॉन का मान रखने पर, तो कूलाम का व्यापक नियम प्राप्त हो जाएगा हमको। तो क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका हो गया कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अच्छा, व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बिंदु आवेश थे, यहाँ पर दो बिंदु आवेश लिए थे और इनके बीच की दूरी स्मॉल r थी, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के का मान जो होता है, के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो देखेंगे नॉन कंडक्टर के लिए के का मान जो होता है, नॉन कंडक्टर का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, और धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कांच के लिए इसका मान क्या होता है, कांच के लिए इसका मान क्या होता है। फिर इसके बाद जल के लिए कितना होता है, अगर इसको हम वाटर कर दें जल के लिए तो इसका मान 80 होता है, और कांच के लिए इसका मान जो है 3.5 होता है। कांच के लिए इसका मान कितना होता है, 3.5। माफ कीजिएगा, कांच के लिए 4.5 होता है, कागज के लिए, ये कागज के लिए है, माफ कीजिएगा, कांच के लिए 4.5 है, और कागज के लिए एक गिलास लिख दे रहे हैं,
के पी। यहाँ पर कागज के लिए इसका मान कितना होता है, कागज के लिए कितना होता है 3.5। ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए मान लीजिए यहाँ मेटल लिख दे रहा हूँ, के मेटल, ये इसका मान कितना होता है इनफाइनाइट। तो अगर हम धातुओं के लिए बात करें तो इसमें अगर के स्थान पे समीकरण 4 इसको अगर दे दें, अभी जो डिराइव हुआ है, अगर समीकरण 4 में के का मान हम लोग इनफाइनाइट रख दें तो इनके बीच कार्य करने वाला बल अनंत हो जाएगा, सॉरी शून्य हो जाएगा। देखिए रख करके देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान इनफाइनाइट कर देंगे तो इनफाइनाइट का मतलब किसी संख्या में जीरो से भाग देना, अर्थात जीरो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट रख दें अगर तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा गुणे 1, और ये जीरो ऊपर चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब किसी संख्या में शून्य से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो टोटल मान कितना आ जाता है 0। अर्थात धातुओं के लिए अगर किसी दिन्ही भी दो बिंदु आवेशों के बीच अगर हम धातु को रख दें तो उनके बीच कार्य करने वाला बल शून्य होता है, अर्थात विद्युत बल काम नहीं करता है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, के मेटल के लिए क्या हो जाएगा, धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, विद्युत बल 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ इनका नियम लागू होता है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं हम लोग इसको भी, इसको मिटा दें। कहाँ कहाँ इनका नियम लागू होता है कूलम का। तो कूलम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लगता है। पहला कूलम का नियम कहाँ कहाँ लगता है अगर हम लोग बात करें तो पहला जो है पॉइंट है जो है, यह हमेशा बिंदु आवेशों के लिए काम करता है। के लिए काम करता है, बिंदु आवेशों के लिए काम करता है। अब लिख लें, मेरे साथ साथ लिखते चलें। अगर बिंदु आवेश ना होकर कोई गोला हो, कोई गोला हो और यह आवेश से आवेशित हो, कोई गोला हो इस तरीके से, या जो भी आवेशित है ये, तो इनके बीच जब ये कार्य करेगा तो आप देखेंगे प्रतिकर्षण के कारण जो है ये आवेश जो है किनारे की तरफ चले जाते हैं। प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएंगे, किनारे की तरफ चले जाते हैं। अगर विपरीत आवेश से आवेशित है, मान लो ये दोनों हमने प्लस ही दिया है, तो प्रतिकर्षण के कारण ये जो आवेश हैं इसके कहाँ आ जाएंगे, किनारों पर चले जाएंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है इसलिए। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, मान लो इस पर आवेश गोले, इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी और इसका नाम सी रख दें, और एक गोला और लेते हैं, ये आवेश से आवेशित है, इस पर मान लो प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है, तो आकर्षण के कारण क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब दूरी घट जाएगी तो बल का मान बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, बल का मान घटेगा, क्योंकि दूरी, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से कहाँ चले गए आवेश, यहाँ चले गए और इधर वाले आवेश इधर चले गए, तो दूरी जब बढ़ जाएगी तो बल का मान घट जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा एफ अनुक्रमानुपाती स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब दूरी का मान अधिक होगा तो बल का मान क्या होगा, घट जाएगा, दूरी का मान अगर कम हो जाएगा तो बल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, आप देख रहे हैं दूरी जब घटेगी तो बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घट जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, हाँ अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा कि
ये जो कूलाम का नियम है, इसमें आवेशों के द्रव्यमानों पर बल का मान निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके फार्मूले में हम लोग देख चुके हैं। कूलाम के नियम का फार्मूला जो है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसमें द्रव्यमान की कहीं बात नहीं की गई है, इसमें आप द्रव्यमान नहीं है तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया होगा बच्चों, तो मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ द्रव्यमान की कोई बात नहीं की गई है। जब द्रव्यमान की बात नहीं की गई है तो बल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात इनका द्रव्यमान यानी आवेशों का द्रव्यमान चाहे कितना भी हो उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बातें नहीं की गई तो कैसे निर्भर करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लेंगे। तीसरा पॉइंट जो है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखेंगे तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट जो है, यह अल्प दूरी, बहुत अधिक दूरी से लेकर के अल्प दूरी तक भी काम करता है। लिख लेंगे, यह बहुत अधिक दूरियों से लेकर बहुत कम दूरी, नाभिकीय दूरी तक लगभग काम करता है। नाभिकीय दूरी 10⁻⁻14 मीटर तक काम करता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं, यह बल, दूसरे पॉइंट में आप नहीं लिखे तो लिख लो, यह बल आवेशों के द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता। आवेशों के द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता, इस तरीके से आपने देख लिया कूलाम के नियम का क्या महत्व है। अगला पॉइंट अगर बात करें हम लोग, तो ये जो है, यह गुरुत्व बल से बहुत अधिक प्रभावी होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्व बल प्रकृति में उपलब्ध सबसे दुर्बलतम बल है, तो यह उससे ज़्यादा ही होगा, बहुत अधिक प्रभावी होता है। साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं, यह गुरुत्व बल से बहुत अधिक प्रभावित होता है। गुरुत्व बल आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। F बराबर होता है G m1m2 अपान R स्क्वायर। तो ये गुरुत्व बल था, इससे अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, इतना नोट कर लें आप। इतना नोट कर लें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगली हेडिंग जो आती है विद्युत क्षेत्र की। क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की। मैं मिटा दूं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश या आवेश समूह, मान लो एक आवेश है, यहाँ पर मैं बहुत सारा आवेश ले रहा हूँ, Q1 Q2 Q3। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र है, जैसे मान लो इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है, जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जितने क्षेत्र तक, मान लो इतने क्षेत्र में जो है यह बल काम कर रहा है, कोई धन परीक्षण आवेश Q0 मान लो Q0 ले लिया, और इसको यहाँ पर लाने में जहाँ तक, मान लो यहाँ रख दिया Q0, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ रख दिया, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ रख दिया, यहाँ। तो जितनी अधिक से अधिक दूरी तक यह काम करेगा विद्युत बल, वही इस आवेश क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र इस आवेश का।
क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई धन परीक्षण आवेश जितनी दूरी तक क्या कर दे या जितनी क्षेत्र तक जो है विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अच्छा, इसके बाद विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में भी विद्युत बल रेखा, ये सब आप पढ़े हैं कक्षा 10 में। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत बल रेखा, तो विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया स्वतंत्रता पूर्वक कोई धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुगमन करता है, मान लीजिए ये इधर से जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है, इधर से 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 जा रहा है, तो जहां जहां से वो जा सकता है, स्वतंत्र है वो। तो एक बार थोड़ा सा स्पष्ट चित्र बना देते हैं। जैसे मान लो ये है, इस पथ का अनुगमन किया, इस पथ का अनुगमन किया, इस पथ का अनुगमन किया, इसी प्रकार इधर आ सकता है, इस पथ का अनुगमन किया, इस पथ का अनुगमन किया, इस पथ का अनुगमन किया। तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, कोई जरूरी नहीं कि इधर से भी जा सकता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो समझ आ गया विद्युत बल रेखा की परिभाषा। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इनके गुण है, विद्युत बल रेखाओं के गुण अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए विद्युत बल रेखाएं क्या है। किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा जिस मार्ग का अनुसरण किया जाता है वही विद्युत बल रेखा कहलाती है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर विद्युत क्षेत्र में हम छोड़ दें किसी धन परीक्षण आवेश को, तो जिस मार्ग का यानी जैसे जैसे जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा, वही क्या कहलाएगा? विद्युत बल रेखा। ठीक है। इसके बाद विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला गुण तो यही है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लिख लेंगे आप लोग, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटती तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, खींची जा सकती हैं। जो विद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो विद्युत बल, दो बार हमने विद्युत लिख दिया है, विद्युत बल रेखा की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। जो क्या है? असंभव है। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं काटती हैं, असंभव, असंभव है। तो विद्युत बल रेखा के कटान बिंदु, जैसे मान लो कि ये दो बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट दी ऐसे, तो आप इस पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या व्यक्त करती है? उसकी दिशा को व्यक्त करती है। तो अगर इस बिंदु पर काट रही तो इस बिंदु से अगर इस रेखा पर स्पर्श रेखा खींची तो इस दिशा में, और इसी बिंदु से इस रेखा पर अगर दूसरी वाली रेखा ये जो है
ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, मान लो ये काट दी है इस बिंदुओं पर, तो इस दिशा में अगर खींचे तो एक स्पर्श रेखा यह है, दूसरी स्पर्श रेखा यह है। तो ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, लेकिन आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखा की दो दिशा नहीं होती है, एक ही दिशा होती है, इसीलिए यह क्या है, असंभव है। तो यानी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा आप लिख लेंगे, विद्युत बल रेखा के विद्युत बल रेखा के कटान बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के कटान बिंदु पर, सॉरी, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, माफ कीजिएगा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है, बल रेखा की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, अगला गुण मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों। आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे विद्युत बल रेखाएं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर धन सिरे से, माफ कीजिएगा, धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती है, ऋण सिरे पर समाप्त होती है। साथ साथ आप लोग भी लिखते चले, समाप्त होती है। ये खुले वक्र होती है, खुले वक्र होती है। इस तरीके से 4-5 पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लेंगे बच्चे कि किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत, किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगली हेडिंग यही है। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, यही लास्ट हेडिंग होगी आज की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के, किसी स्थान पर लिख लेंगे, किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं होती हैं। गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है
ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम का महत्व क्या है, उससे संबंधित कुछ तथ्य आपको बताए गए। फिर इसके बाद आपको आवेशन दोहराए थे कल के वीडियो में, आज भी आपको बताया गया आवेशन क्या है, आवेश की परमाणुकता क्या है, मूलावेश किसे कहते हैं। इस तरीके से हम लोग इन सब हेडिंगों को क्लियर किए। हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद बच्चों हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने यहाँ पर समय दिया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।